और आज हम पंचकर्मा के दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। हम 2 पूर्व क्रम पढ़ते हैं, स्नेहन और स्वेदन। हमने स्नेहन अध्याय समाप्त कर लिया है। हम लोग स्वेदन अध्याय की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है? मोहित, पैर कैसा है तुम्हारा? सर स्वेलिंग बढ़ रही है इसमें। एक्सरे कराया था क्या? नहीं नहीं, कल करना पड़ेगा। और ध्यान रखो। माइक बेटा ऑफ कर लो। मोहित, माइक ऑफ कर लो। और कहा था कि पहले स्नेहन करके उसके बाद स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी लाइन से शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। स्नेहन करने के पश्चात स्वेदन करना चाहिए। इसके बिना करना बेकार है। लेकिन एक कंडीशन में से मान के चल सकते हैं कि मान लो स्निग्धता पहले से कहीं अवेलेबल है, उपस्थित है, तो बिना स्नेहन के भी किया जा सकता है, यदि कोई अंग पहले से ही स्निग्ध है तो। कुछ श्लोकों की बात करें हम यहाँ पे, तो स्वेद के बारे में कहते हैं कि स्वेदो मार्दव कराणाम। स्वेदन क्या करता है? स्वेदन करने से शरीर मृदु हो जाता है। कराणाम। दूसरा इसी चैप्टर में एक श्लोक आएगा बहुत अच्छा, स्तंभ गौरव शीतग्नि। इसकी परिभाषा है, अगर इसे यहाँ से क्वेश्चन आता है यूजी में, आपको इस परिभाषा को जरूर लिखना है। स्तंभ गौरव शीतग्न, जो 3 चीजों का नाश करे। जब हम स्नेहन पढ़ रहे थे, आपको याद है ना, स्नेहनम विशंद मार्दव प्लेत कराणाम, तो यहाँ पर क्या है? स्तंभ गौरव शीतग्न, स्वेदनम स्वेद कारकम, स्वेदनम स्वेद कारकम। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, और 3 शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं यहाँ पे। स्तंभ गौरव शीतग्न किस किस को दूर करता है वो? एक तो स्तंभता को, स्टिफनेस, स्टिफनेस को दूर करेगा कौन? स्वेदन, जकड़ाहट को दूर करेगा। गौरव, कहीं अगर गौरव है, भारीपन लग रहा है कफ की वजह से, तो कफ को मेल्ट करके बाहर करेगा और गौरवता को समाप्त करेगा। शीत, अगर किसी को शीत लग रहा है, ठंड लग रही है, तो भी स्वेदन क्या करता है? शीत को हरता है। आगे हम समय के लक्षण पढ़ेंगे जब स्वेदन के, तो देखेंगे कि समय के लक्षण में आचार्य कहते हैं कि जब तक शीत विपरम ना हो, जब तक शीत विपरम ना हो तब तक हम स्वेदन को सम्यक मानेंगे ही नहीं, यानी कि ठंड लगना बंद हो जाए, यही पैरामीटर है कि स्वेदन सम्यक रूप से हुआ है। आइए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने वहां पर पढ़े थे, आपको गुण पढ़े थे हमने, स्नेहन करने वाले द्रव्यों के गुण पढ़े थे। ऐसे गुण हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन से गुण होंगे उनमें? उष्ण, जो स्वेदन करेंगे वो द्रव्य कैसे होने चाहिए? उष्ण होने चाहिए, तीक्ष्ण होने चाहिए, सर होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए,
रुक्ष होने चाहिए, सूक्ष्म होने चाहिए, द्रव होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और गुरु होने चाहिए। ऐसे द्रव्यों की अगर प्रधानता हो, ऐसे गुणों वाले द्रव्यों की, तो वे ही क्या होते हैं? स्वेदनकारी होते हैं। वे स्वेदनकारी होते हैं। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि जब हम स्नेहन पढ़ रहे थे तो हमने स्नेहन करने वाले द्रव्यों के गुणों की चर्चा की थी? आखिर वो गुण कौन से थे? क्या आप गुण बता पाओगे या उसकी ट्रिक याद है आपको? बताओ, स्नेहन करने वाले क्या थे? मृदु सर मारी लेकर शुभ स्नेहा के पीछे पड़े थे। क्या था? मृदु सर सर या मा गुरु? सर या गुरु, फिर मसी लेकर, शूद्र स्नेहा के पीछे पड़े। है ना, स्नेहा के पीछे पड़े। वेरी गुड। अगर आपको याद है तो उसमें सारी चीजें याद होंगी। पीछे पिछल था, स्नेह था, सूक्ष्म था, द्रव था, सारी चीजें याद रहेंगी। तो ठीक है, ऐसे हम इसकी बात कर लेते हैं फिर। अच्छा, लिख तो लिया, हम ट्रिक की बात कर लेते हैं अब, है ना? क्या ट्रिक बनाए इसकी? एक काम, जैसे कि मान लो पुराने वाले देख लेते हैं। अगर स्वेदन होता है तो स्वेदन का मतलब गर्मी से है। क्या सूरज हमारा स्वेदन करता है कि नहीं करता है? जी सर। है ना? तो याद रखना, जैसे जैसे सूरज उगता है वैसे ही वैसे स्वेदन करता है। ठीक है? और कोई भी इंसान, सूरज नहीं, कोई भी उगेगा, कोई भी राइज करेगा, तो उसकी गर्मी से, उसकी प्रभा से, उसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं, सब पसीना पसीना हो जाते हैं। और ऐसे आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा जो है राइज कर रही हैं, हर चीज में है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एथलीट्स, ओलंपिक, या कोई भी जॉब की बात हो। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने देखा है, उसमें एक शायद शक्ति दुबे ने टॉप किया है। और एक पुलिस का दरोगा वाला या पुलिस वाला जो आया था, कांस्टेबल वाला, कौन सा रिजल्ट आया था, उसमें एक नंदिनी रानी यादव लड़की, उसने टॉप किया था। हर फील्ड में आप देखोगे तो वहां पर लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। लड़के तो बस पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे। तो याद रखोगे, उगती सरु या नेहा। नेहा को स्नेहा ही कर लेते हैं। ठीक है? उगती सरु, एक लड़के का नाम सरु है, एक का नाम स्नेहा है। हम्म उगती सरु, स्नेहा। ठीक है, इस ट्रिक को आप करेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। उष्ण, गुरु, तीक्ष्ण, सर, रुक्ष, है ना, रू से रुक्ष, स्नेहा से स्निग्ध हो जाएगा, सूक्ष्म, दा से द्रव। इसमें स्थिर रह गया ना शायद? स्थिर तो हम फिर कर लेते हैं किससे? कैसे करोगे फिर? स्थिर को कहाँ जोड़ते हैं? उगती एवं स्थिर कर लो, क्योंकि राइज होने के साथ साथ स्टेबल रहना जरूरी है। क्योंकि टॉप करना इतना मुश्किल नहीं जितना टॉप पर बने रहना मुश्किल होता है ना, तो स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो उगती एवं स्थिर सरु नेहा स्नेहा शूद्र, इस तरह से आप इस ट्रिक को देख सकते हैं। उगने से प्रथम याद रखना है, वहां पर मृदु स्वर और गुरु से शुरुआत हुई थी। यहाँ पर उगने से शुरुआत हो रही है, क्योंकि सूरज की बात है, सूरज से उगना याद आना चाहिए, उगने से ही, सूरज के उगने से स्वेदन याद आना चाहिए। तब आपको ट्रिक अच्छे से काम कर जाएगी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें तो हम जैसे बात कर रहे थे स्नेहन अध्याय में, वैसे यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्वेदन होता है ये वात कफज विकारों में किया जाता है, विकारों में किया जाता है। अच्छा, अब जैसे ही आपने वात कफज देखा, क्या आपको कुछ याद आया? कुछ याद आया तो बताओ। वात कफज देखे कुछ याद आया? सर तेल। हाँ, तेल। चूंकि तेल उष्ण होता है या स्वेदन भी उष्ण है, तो ये वात कफज सामक ही होता है। और वैसे ही आप जानते हो, जब स्वेदन कराते हैं तो स्वेदन कहाँ पे बिठा के कराते हैं बच्चे, किसी भी व्यक्ति को, रोगी को? किसी भी रोगी को स्वेदन कहाँ बिठा के कराते हैं हम लोग? क्या एक बॉक्स सा नहीं बना होता है, देखा है आप लोगों ने? जी सर। है ना? तो वो भी तो बक्सा में बैठ के कराते हैं ना। स्वेदन भी कहाँ बैठ के कराते हैं भाई? बक्सा में तो कराते हैं, वक्शा। याद रहेगा? बताओ मित्रों, याद रहेगा? जी सर। वेरी गुड। ये छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा, अभी मजाक लग रही होंगी, लेकिन एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करती थी, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए हिंट के तौर पे पेंसिल से, क्योंकि हमारे सरल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, और टफ गलत हो जाए तो चलेगा, ठीक है? क्योंकि सरल क्वेश्चन गलत होना मतलब सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, और कठिन क्वेश्चन गलत होने से ये होता है कि बीएचयू नहीं मिलेगा तो जयपुर मिल जाए, एनआई जयपुर मिल जाएगा, इतना हो जाता है। बात कफज की बात करें तो बात कफज के साथ साथ, बात कफज के साथ साथ एक कंडीशन की बात यहाँ हो रही है, अल्प मात्रा में अगर पित्त भी मान लो, जैसे पित्त का कोई लेने देना नहीं होता स्वेदन से, स्वेदन तो अपोजिट ही रहेगा पित्त के, चूंकि दोनों उष्ण है, पर फिर भी पित्त प्रकोपित होने पर, पित्त प्रकोपित होने पर जो हम द्रव से स्वेदन कर सकते हैं, पानी गर्म करके कर सकते हैं केवल, द्रव स्वेदन का विधान है, द्रव स्वेदन का विधान है। ओके, इस बात को हमें याद रखना है, एक ही स्टेटमेंट है। फिर हम आगे चले तो आचार्य चरक क्या कह रहे हैं? सर हाँ बेटा। सर मतलब समझ नहीं आया, मतलब उसका द्रव स्वेदन का नहीं बनाना। हाँ देखो, द्रव स्वेदन मतलब क्या है, हम लिक्विड का सीधा बाहर हम जो है सहारा लेंगे, जैसे ज़्यादातर जो स्वेदन होता है वो स्टीम से होता है। आपने कभी पढ़ा है लेटेंट हीट, सुना है कभी? फिजिक्स याद आ रही थोड़ी बहुत? जी सर। जी सर। गुप्त ऊष्मा किसकी ज़्यादा होती है, पानी की या स्टीम की? स्टीम की। टीम की। है ना? स्टीम। यहाँ बस थोड़ा सा मैं, और एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, आप बस आज इन चीज़ों को लिखते रहिए, समझते रहिए। अगली क्लास में जैसे मैं संहिता पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा वो एक एक चीज़, कि ये स्वेदन में आकार आकृति क्या होती है, इसका जो है परिमाण क्या होता है। आप केवल आज समझते रहिएगा, मतलब लिखते रहिएगा, जो समझ में आया समझते रहिएगा। हम जब संहिता पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे सारी चीज़ों की, ठीक है? तो चरक की बात कर रहे थे हम लोग। चरक कह रहे हैं कि स्नेहन के पश्चात स्वेदन करने से, स्नेहन के पश्चात स्वेदन करने से क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि सूक्ष्म मार्गों में जो दोष छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, द्रव हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। सूक्ष्म मार्गों में लीन दोष द्रव हो जाते हैं, ठीक है? एक ये सारे स्टेटमेंट हैं और बहुत ही लॉजिकल है, कोई इसमें वैसी बात तो है नहीं है कि यदि हम डायरेक्ट स्वेदन करेंगे तो थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन थोड़ा-सा अगर स्रोतस्वों को हम स्मूथ बना देंगे स्नेहन के माध्यम से, तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस्वों में जो दोष छुप कर बैठ गए हैं, तो वहाँ से भी वो गल के या फिर उनसे मिल के बाहर निकल आते हैं, लिक्विफ़ाई हो जाते हैं, लिक्विड बन के आराम से बाहर आ जाते हैं, जबकि ठोस अवस्था में बाहर आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आपने कभी
बनाया होगा खाना, तो आप जानते हो कि अगर हमें प्याज़ को, मिर्च को, टमाटर को फ्राई करना होता है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? तेल का। तेल का लेना पड़ता है ना, बाकी वरना कुकर वगैरह जल जाएगा पूरी तरीके से, हम तेल का सहारा नहीं लेंगे। आप ऐसा ही कुछ समझिए, अगर हम बिना स्नेन के स्वेदन करा देंगे, तो ऊष्मा से उपहत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं शरीर के, तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो इसलिए यहाँ पर द्रव स्वेदन का सहारा लेने की बात की गई, तो डायरेक्ट हम बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट वाली वाष्प का यूज़ नहीं कर सकते, चूँकि पित्त पहले से उष्ण होता है, इस बात को समझना है। बाकी हम कल बात करेंगे डिटेल में इसकी। तेल का। क्या करो बेटा? सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोल सकते हो आप। एक श्लोक और लिख लेते हैं फटाफट से, इसी से संबंधित जो है। सूक्ष्म अयनेषु, अयन मान होता मार्ग, अयनेषु सप्तमी विभक्ति मार्गों में, लीनम स्वेदस्तु दोष नयति द्रवम। दोष कैसे हो जाते हैं? द्रव हो जाते हैं। ये चरक सिद्धि का श्लोक है। कोई रेफरेंस अगर गलत होता हो, गलतियां हो सकती हैं, तो आप जरा क्रॉस चेक करके मुझे बता दीजिएगा क्लास के अंत में, उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। कहीं रेफरेंस में गलती हो जाती है, चरक सुश्रुत वाली, ऐसे उस दिन सची ने कहा था, वो जो हतस्तात स्नेह दर्शनम वाला श्लोक था, वो बागभट्ट का नहीं था, वो सुश्रुत का ही था। वो एक जगह नोट्स में गलत लिखा हुआ था, एक जगह सही लिखा हुआ था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर बात करें हम लोग अष्टांग संग्रह की। कह रहे हैं कि स्वेदन काल में, जब स्वेदन कराया जा रहा हो, स्वेदन काल में स्निग्ध द्रव उष्ण, ध्यान रखना, स्निग्ध लिक्विड हो और गर्म हो, और ऐसे क्या, जांगल पशु पक्षियों के मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये स्वेदन काल में हमें याद रखना है, जिससे कि जो दोषों को बाहर निकालने की जो प्रवृत्ति है, उसमें और हेल्प मिले हमें। ये अष्टांग संग्रह का वक्तव्य है। आचार्य चरक क्या बताते हैं? आचार्य चरक इसी अध्याय में स्वेद के त्रिविध द्वंद्व का वर्णन करते हैं। वो और प्रकार बताते हैं कि स्वेदन कितने प्रकार का हो सकता है, और उसको पेयर में बताते हैं, इसलिए इसे द्वंद्व कहते हैं। या अगर द्वंद्व न कहें, त्रिविध द्वंद्व न कह के हम कह सकते हैं कि षड स्वेद का, 6 प्रकार के स्वेद का वर्णन करते हैं। 6 प्रकार के स्वेद का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं 23 पेयर क्रोमोसोम बोल सकता हूँ, तो क्या मैं इनको 46 भी तो बोल सकता हूँ? बताओ। जी सर। जी सर। तो चाहे हम इसे त्रिविध द्वंद्व बोल दें या षड स्वेद बोल दें, बात एक ही है। या तो 3 के 2 पेयर, 3 के पेयर, 2 के 3 पेयर, या फिर 6 स्वेद, ऐसी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि एक तो होता है एकांग, यानी कि लोकलाइज्ड कहीं स्वेदन करना, एक पूरे शरीर में करना बक्से में बैठा के, सर्वांग या बाथटब, या तो स्निग्ध स्वेदन करो या रुक्ष स्वेदन करो। ठीक है, और तीसरा है, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर में, साग्नि स्वेद। साग्नि स्वेद करो, यानी अग्नि के साथ में, अग्नि का सहारा लेते हुए, या फिर निराग्नि स्वेद, जिसमें अग्नि की कोई लिप्तता ना हो पर फिर भी स्वेदन हो जाए। तो इस तरह से ये
6 स्वेदनों का यहाँ पर वर्णन आया हुआ है। एकांग, सर्वांग, स्निग्ध रुक्ष और साग्नि, निराग्नि। अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा इस बारे में, स्निग्ध रुक्ष के बारे में, तो हमें याद रखना चाहिए कि वातज विकारों में स्निग्ध श्वेत करेंगे हम, कफज विकारों में रुक्ष श्वेत करेंगे, और यदि वात कफज दोनों विकार हो जाएंगे तो हमें दोनों प्रकार का ही स्वेदन करना पड़ेगा। ठीक है, एक चर्चा और करते हैं यहाँ पर कि यदि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ट्रिकी भी है, मिक्स का तरीका बताऊंगा, लेकिन आमाशय में वात कुपित होने पर, वात कुपित होने पर, तो मुझे बात बताइए, आमाशय में यदि वात कुपित हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सा स्वेदन कराना पसंद करेंगे, रुक्ष या स्निग्ध? स्निग्ध। स्निग्ध बेटा क्यों कराएंगे? बात की वजह, क्योंकि वात कुपित हो रही है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये वात कुपित हो रही है आमाशय में, और आमाशय किसका स्थान होता है? पित्त का। पित्त का, पित्त का। कफ का, कफ कफ। ये पित्त का कब से स्थान हो गया भाई आप? ठीक है, तो हम चलो दोनों ही कर, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कराएंगे हम, स्निग्ध भी कराएंगे, रुक्ष भी कराएंगे, बस हमें से ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन सा कराएंगे। तो हमें याद रखना चाहिए कि पहले हम इसमें यही लिख देता हूँ, चलो पहले हम कराएंगे इसमें रुक्ष स्वेदन और देन स्निग्ध स्वेदन। ओके बच्चों, हमें ये समझना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर बात है एरिया की। आपको पता है ना कि घर में चूहा भी शेर होता है, ये कहावत सुनी है आपने? जी सर। जी सर। हमें देखो पूरे आयुर्वेद में 2 कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेने हैं, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करना, वो कितना टफ क्वेश्चन बना देगा, सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि घर में चूहा भी शेर होता है, और दूसरा दोस्त से ज़्यादा अच्छे रिश्ते उसकी नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। दोस्त से ज़्यादा अच्छे रिश्ते भाभी से होने चाहिए। जब आप अपने दोस्त के घर जाओगे तो चाय कौन बना के पिलाएगा आपको? भाभी। दोस्त तो नहीं पिलाएगा, दोस्त पानी पिला के कहेगा हाँ चल जा यहाँ से, कहीं बिजी हो। लेकिन यदि भाभी से आपके रिश्ते अच्छे हैं, भाभी के आप जाके पैर छूते हो, भाभी से अच्छे से बात करते हो, भाभी को अपने दोस्त की सारी हरकतें बताते हो कि बाहर जाके सिगरेट पीता है, तो भाभी आपको निश्चित रूप से रूह अफ़ज़ा देगी, या पतंजलि वाला देगी, या चाय पिला देगी, है ना? भाभी अच्छे नेचर की होती हैं। तो हमें 2 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो हम अच्छे से याद से हो जाएँगी सारी चीज़ें। कभी कन्फ्यूज़ नहीं होना एग्ज़ाम में हमें। आप थोड़ा-सा बस ये याद रखना कि यहाँ पर आमाशय का एरिया है, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ कफ हो गया, और वात हमारा दोष है, तो इसलिए हमेशा एरिया वाले की, यानी कि घर में चूहा भी शेर होता है, तो उस घर में उस चूहा की इज्जत देनी है हमको, और पहले उस स्थान की चिकित्सा करेंगे। इसको आयुर्वेद टर्म देते हैं स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। हम जोर वाले अध्याय में इसको और डिटेल में बात करेंगे इसकी।
कि हमको उस स्थान को वैल्यू देनी है, ना कि दोष को देनी है। दोष की बाद में करेंगे, इसलिए यहाँ पे पहले रुक्ष किया गया है कफ के लिए, बाद में बात के लिए स्नेहन वाला शोधन किया गया है। बताओ बातें कहाँ समझ में आ रहा है तक? जी सर। दूसरे कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि दोस्त से ज़्यादा अच्छे रिश्ते उसकी भाभी से होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई दोस्त है, जैसे मान लो हम उस दिन पढ़ रहे थे साम पित्त, साम पित्त, तो यहाँ चिकित्सा पहले आम की करोगे या पित्त की करोगे? आम की। ठीक है, मान लीजिए अगर ये मान लीजिए पित्त है या वात है और ये कफ है या आम है, तो इसने इसको घेर रखा है, आवृत कर रखा है, तो पहले किसकी चिकित्सा करोगे, अंदर वाले की बाहर वाले की? बाहर वाले की। बाहर वाले की बाहर करोगे। वाले की। तो यहाँ पर तुम्हारे दोस्त को किसने घेर रखा है? क्या दोस्त तुम्हारे कब्जे में रहा शादी के बाद? वो किसके आवरण में रहता है? वो किसके घेरे में रहता है हर समय? उसकी चाबी किसके पास है? भाभी के पास। ठीक है, तो पहले हम इसलिए कहते हैं भाभी से बना के रखनी है, यानी पहले हमें इसको डील करना है, जिसके चक्कर में पड़ा हुआ है वो। उसके बाद उसकी चिकित्सा बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर हमने गलत चिकित्सा कर दी तो चिकित्सा करते रह जाओगे, वहाँ तक तो मेडिसिन ही नहीं पहुँचेगी, दिक्कत हो जाएगी। खैर ये सारी बात हम बाद में भी करते रहेंगे। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, तो सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं केस स्टडी के, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन टफ कैटेगरी में आते हैं, क्वेश्चन करना थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, अब आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। आइए कुछ बातें और बता देते हैं फिर। कि पक्वाशय में कफ कुपित होने पर, अब मुझे बता दो, अब तो आप सीख गए। होने पर पहले बताओ कौन सा स्वेदन करूँ मैं, स्निग्ध या रुक्ष? स्निग्ध। स्निग्ध। पहले आप, स्निग्ध। हाँ पहले स्निग्ध करेंगे हम, क्योंकि पक्वाशय की बात है, एरिया देखेंगे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रुक्ष स्वेदन करेंगे। चलिए भैया, ये भी हो गया। खैर मैं जब बुक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा इस बहाने। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि स्वेदन निर्दिष्ट है वातज रोगों में, कफज रोगों में, वात कफज रोगों में, ऑल ऑफ दीज, बताओ। ऑल ऑफ दीज। पक्का? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, श्लोक लिखो। सर निर्दिष्ट मतलब? इंडिकेटेड। इंडिकेटेड तो पता है? जी सर। हाँ, बेशक कर रहे हो, अंग्रेजी तुमसे अच्छी है हमारे यहाँ, ये कहना चाहती हो? श्लेष्मणि वात, श्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा इसका, सब में करते हैं, बात कफस या बात कफस जो भी हो। यही चैप्टर है, इसका रेफरेंस चरक सूत्र 14/8। अब हमने
क्या-क्या देख लिया? एकांक सरगम का तो कोई डिवीज़न है नहीं, इसने रुक अब साग्नी निराग्नी देख लेते हैं डिटेल इसकी थोड़ी-सी। जो काम-काम की चीज़ें याद कर लेते हैं, जहाँ पीजी में पूछा जाता है, फिर डिटेल में बात करेंगे यूजी के हिसाब से। एक होते हैं साग्नी, श्वेत, एक होता है निराग्नि, श्वेत। मुझे कोई बताएगा किस-किस ने निराग्नि, श्वेत किया है? देख किसी ने कभी किसी ने साग्नि, श्वेत किया लाइफ़ में? बताओ। नहीं सर। कभी किसी को जुकाम हुआ है, किसी की नाक बंद हुई है और उसने भाप ली हो, कंबल ओढ़ के या फिर अंगोछा ओढ़ के? जी सर, ली है। जी सर। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं लिया है? तुम कैसे कह सकते हो प्रयोग नहीं किया है? हैं? गलत बात है ये। कभी किसी ने निराग्नि, श्वेत का सेवन किया है? सोच के बताओ। अरे यार! सर सिकाई को आप तो नहीं कहता है? बेटा सिकाई करोगे तो उसमें अग्नि आ जाएगी ना, अग्नि आ जाएगी, सिकाई तो साग में चला जाएगा फिर। जहाँ अग्नि आई, जहाँ माचिस जली वहाँ साग्नि स्वेद है, निराग्नि नहीं हो सकता। पता है, बुरा मत मानना, तुमने बायोलॉजी के ले ली, तुम्हारा दिमाग एकदम चलना ही बंद हो गया। शाम को बैडमिंटन कौन-कौन खेलता है? बताओ जल्दी। सर व्यायाम से मतलब निराग्नि होता है। हाँ। तो फिर पसीना आता नहीं आता? स्वेदन होता नहीं होता उसमें? जी सर। कभी बंद कमरा हो, आप फ़ोन पे लगे हो, पहली-पहली बार आपकी बात हो रही है किसी से, लाइट चली जाए, आपको पता ही ना लगे और जब फ़ोन करता है रात के 1 बजे, पसीना-पसीना हो जाते हो आप। कभी हुआ है किसी के साथ? कभी किया है किसी ने इस प्रकार का निराग्नि स्वेद? जी सर। हिमांशु से उम्मीद थी मुझे। तो स्वेदन हम अपनी आम ज़िंदगी में करते ही रहते हैं, बस थोड़ा नज़र दौड़ाइए आस-पास, ठीक है? स्वेदन के बहुत तरीके हैं। आइए हम शास्त्रों के अनुसार चर्चा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यहीं से सॉल्व होना है, बाकी तो फालतू की बातें हैं। सर वो अभिषेक ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसके एडमिट कर लीजिए रिक्वेस्ट। किसको? अब बेटा मेरे पास आ ही नहीं रहा, देखो यार कहाँ आ रहा है? अच्छा अब आया है। अभिषेक, क्लास के बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट छूट गए यार, कहाँ थे तुम? अभिषेक? अरे सर वो खाना नहीं आ रहा था तो बाहर चले गए थे खाना, इसी में लेट हो गया अच्छा, सर। ठीक, ठीक। तो यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है? सर ये कोचिंग वाला लड़का है। कुछ वो लड़का है मतलब? थोड़ा सर समझाओ। कोचिंग ज्वाइन कर। कहाँ है वो लड़का? यही सर अभिषेक। अच्छा, अच्छा, तुम कमेंट कर रहे हो, छोड़ दो, तुम मारेगा बाद में, ठीक है? अब देखो ध्यान से, साग्नि श्वेत, साग्नि श्वेत 13 प्रकार का होता है और निराग्नि श्वेत जो है 10 प्रकार का होता है, ठीक है? पहले तो ये नंबर याद रखना है हमें बहुत अच्छे से, और मैं सिर्फ ट्रिक नहीं बताऊंगा, ये सब सिंपल याद होना चाहिए। साग्नि श्वेत 13 प्रकार का होता है, निराग्नि श्वेत 10 प्रकार का होता है, ये हमें अच्छे से याद रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, अगर सरल टाइप का आएगा तो यहीं से आ जाएगा। फिर इसके नाम देख लेते हैं। इसमें ये पहला होता है शंकर श्वेत, दूसरा होता है प्रस्तर श्वेत, तीसरा है नाड़ी श्वेत, चौथा है परिषेक, नॉट अभिषेक, इट्स अ परिषेक, अवगाहन, बाथटब, जैनताक, जैनताक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अश्म, अश्मघन, करशु, ये तो किसी का निक नेम लग रहा है, कुटी श्वेत, भूश्वेत, कुंभ श्वेत। यूजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में मतलब श्वेत वाला चैप्टर है भी छोटा सा, इंपॉर्टेंट भी काफ़ी है।
और कोटा से लेकर आज तक मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छे लगते हैं, या वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो छोटे से हैं, मगर नंबर बहुत आते हैं उनसे। ठीक है? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में उनके साथ 25 मिनट बिताने होते हैं हमें, पर हमारे बहुत काम के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 3 घंटे बिताओ दिन में उनको, लेकिन काम पड़ता है तो तुरंत ना बोल देते हैं। कोई मतलब है ऐसे लोगों का? ये स्वेदन ऐसा ही अध्याय है। आप ध्यान रखना, एक चरक सूत्र 27 पढ़ेंगे हम लोग। इतना बड़ा चैप्टर है और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है उससे। स्वेदन इतना छोटा चैप्टर है और 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। कितनी बढ़िया बात है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट हम कहाँ करना है टाइम को। अपना जो है देख लिया करो, कहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, कम, है ना? वैल्यू ऑफ टाइम। तो कुंभ स्वेद हो गया, एक हो गया होलाक स्वेद, होलाक स्वेद, एक है कूप स्वेद। तेरे हो गए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। ठीक है। सबसे बड़ी मुसीबत है याद कैसे करें भाई। बहुत आसान तरीका है, पहले थोड़ा लिख देंगे, बाद में समझ लेते हैं। याद रखने वाली ट्रिक, हमें एक कहानी याद रखनी है, तो हमें ये सारी चीज़ें एक तरीके से याद रहेंगी कि प्रस्तर माना होता है, पहले याद रखना पत्थर। एक पत्थर की स्लैब होती है पत्थर की, उसे प्रस्तर बोलते थे। मान लो बिस्तर और पत्थर, दैट इज कॉल्ड प्रस्तर। तो एक स्लैब है, मान लो स्लैब काले रंग की संगमरमर से स्लैब बनवाई गई है। हमारे पास एक घोड़ा है और एक घोड़ा इसी स्लैब पर क्या खाता है, घोड़ा इसी स्लैब पर अपना चारा खाता है, रखकर चारा रखकर खाता है। एक घोड़ा है, घोड़ा बना नहीं पाऊंगा मैं, ये तो हाथी बन गया शायद। मैंने घोड़ा ही मान लो इसको यार, तुम लोग, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। अगर आपको ये याद हो गया तो ट्रिक याद हो जाएगी अच्छे से। याद रखना कि हम कह रहे हैं किसी का नाम है शंकर। शंकर पत्थर यानी प्रस्तर पर ना पर, शंकर इस प्रस्तर पर या पत्थर है जो जो स्लैब बनी हुई है उस पर ना पर का मतलब होता है लेटना। गांव में कहते नहीं मैं तो इस पे पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने का मतलब होता है लेटना भी होता है पढ़ने का मतलब। तो शंकर प्रस्तर पर ना पड़, क्योंकि जे घोड़ा अब जे घोड़ा किसका, कुटी का भूम का है। कुटी जानते हो तुम लोग, कुटी किसे कहते हैं? झोपड़ी को। झोपड़ी कहते हैं। झोपड़ी अच्छा, झोपड़ी। अच्छा गांव में कुटी कूटने में जानते हो, कहते हैं कुटी कूटने हैं हमें मशीन से, जी सर, चारा काटने को। चारा काटने को कहते हैं। अब बाकी किसी को क्यों नहीं पता है ये, क्या पूर्वांचल अलग बोलते हैं क्या उसे, मुझे तो नहीं पता है। हम आए तो कुटी कूटना ही बोलते हैं, चारा काटने को। क्यों मोहित पीली तुम क्या बोलते हैं इसे? हाँ तो बस ये नॉर्मल चारा काटना। अरे यार कुटी नहीं बोलते। कुटी कूटना नहीं जानोगे तो ट्रिक कैसे याद होगी? तो आप जानते हैं ना सर, क्या दिक्कत है। हाँ तो ठीक है। कुटी बेटा चारे को बोलते हैं, है ना, कहते हैं कुटी कूटने। पूनम आप कहाँ के हो? सर मैनपुरी से। ओह तो तुम जानती हो फिर तो कुटी कूटना मतलब चारा काटने को कहते हैं। तो याद रखना है कि अब जे घोड़ा, अश्वमान घोड़ा होता है, अश्वना समझ के से अश्व समझो, अश्वना समझ के अश्व समझो। कुटी का भू का है, और का से दोनों मान लेना, करशु और कूप दोनों मान लेना, ठीक है। कुटी का भूखा है, शंकर बस्तर पर ना पड़, क्योंकि अब जे घोड़ा कुटी का भूखा है। इस ट्रिक को आप लिख लीजिए अपने नोट्स में नीचे, पेंसिल से या पेंसिल जिससे भी लिखना चाहें आप। शंकर प्रस्तर पर ना पर, अब जे घोड़ा कुटी का भूखा है। और अगर लिख लो तो मुझे बता देना कि हाँ हमने लिख लिया है। जी सर, लिख लिया। सर एक बार और बोल ठीक है। दीजिए। शंकर प्रस्तर पर ना पर, शंकर पत्थर पर ना पड़, क्योंकि अब जे घोड़ा
कुटी का भूखा है। अगर आप कुटी ना करके आपसे लिख दें कछु कुटी का भूखा है। कछु माने कुछ कुटी का भूखा है, तो इसमें पता है क्या, कुछ से आप करछू एकदम डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर दोनों का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुटी का भूखा है तो भी ठीक रहेगा, जैसे आप समझना चाहो, हमें तो याद करने से मतलब है। अब जो घोड़ा कुटी का भूखा है, ऐसे मतलब होलाक श्वेत। बताओ यहाँ तक मामला सुलझा, आगे बढ़े। जी सर। नोट्स बेटा जरूर बना लेना। मैं इस स्वेदन अध्याय को समाप्त करके आपके नोट्स चेक करूंगा इंडिविजुअली। अगर आपके नोट्स नहीं बने होंगे तो मैं आपको क्लास में एंट्री दूंगा, मुझे माफ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि पहले ही एक बार गलती कर चुका हूँ कि लोग नोट्स नहीं बनाते थे, आज तक में नोट्स ही मांगते रहते हैं फोटोशूट कराने के लिए। आती बाद में जरा से आलस में एक लोग तो सुन भी रहे हैं क्लास में, क्लास के बाद मुझे फ़ोन करके सुनाएँगे, कोई बात नहीं खैर। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं निराग्नि श्वेत। जैसे पहला आ गया हमारा व्यायाम, दूसरा आ गया उष्ण सदन यानी गर्म बंद कमरे में रहना, तीसरा है गुरु प्रावरण, कुछ भारी भरकम ओढ़ लेना कंबल इत्यादि, या किसी की टेंशन ही ओढ़ लो पूरी। क्षुधा, भूख से, बहुपान, मदिरा का पान करने से, भय से, क्रोध से, उपनाह से, आह, आह बोले तो युद्ध और आतप। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप अष्टांग हृदय से उपना कल पढ़ के आओगे और मुझे बताओगे। अतिका और काशिफा, आप दोनों के लिए होमवर्क है ये। उपना अष्टांग हृदय से पढ़ोगे और मुझे बताओगे कि क्या है उपना। ये साग्नि जी में सर। आता है या निराग्नि में आता है, किस चीज़ में काम आता है, किन रोगों का दोषों का शमन करता है। ज़्यादा डिटेल में 5-6 लाइनें लिखी हैं केवल अष्टांग हृदय में, वो मुझे बताना। तो जी हमने सर। देखे ये 10 हुए हैं नहीं हुए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ठीक है। ये 10 ये हो गए। चलो अब इसको देख लेते हैं कैसे याद रखना है। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा शरीफ होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूँ ट्रिक भी थोड़ी ऐसी बन जाती है। अब तुम लोग जज करते हो क्या कर सकते हैं, मैं तो वही ऐसे ही हो पाता है। अब देखो इसकी देखते हैं क्या ट्रिक बन सकती है। याद रखना बहु गुच्छा है। तुम लोग जानते हो बहु किसे कहते हैं? बहु किसे कहते हैं जल्दी बताओ तो आगे बढ़ो फिर मैं। बहुत कोई सर, आवाज़ नहीं जो आ पा घर रही में क्या? जो सर नए घर में क्या दुल्हन बेटा? आती है उसको जो सर में जो जो नई घर में दुल्हन नई, आती है। हाँ उसको कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। दुल्हन को ही बहू कहते हाँ हैं। सर, जैसे शादी मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आती, कट कट के बहुत कट के आती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे शादी होती है नहीं कभी आ रही है। शादी हो चुकी, सब हो गया, तुम बस माइक बंद करो। बहु गुच्छा है देखो पहले। अब हम गुस्सा को गुस्सा ना बोल के थोड़ा तुतला के बोल रहे हैं ना प्यार में। तो जब गुस्सा को गुच्छा बोलेंगे तो बहू को भी बहू बोल दिया हमने, बहु गुच्छा। तो बहू थोड़ा बुरा मान गई तो हम उसे थोड़ा हिंदी में कहेंगे, कहेंगे बहू क्रोधित है। ठीक है। फिर हम तीसरी तरीके से बहू बोलेंगे, बहू आज युद्ध करेगी। ठीक है।
बहु गुच्छा है, बहु क्रोधित है, बहु आज युद्ध करेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है, और यही निराग्नि स्वेद है। वैसा स्वेद जहां अग्नि ना हो फिर भी आदमी पसीना पसीना हो जाए, और पूरी सृष्टि में इंसान को पसीना पसीना करने की ताकत अगर किसी में है तो उसकी पत्नी में है मित्रों, जो बिना किसी माचिस के उसे पसीना पसीना कर देती है, उसको डरा के रखती है, उसको गुस्सा करके रखती है। तो ट्रिक आपको एग्जाम में तुरंत याद आनी चाहिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ढूंढते फिरोगे ऐसे ट्रिक क्यों नहीं याद आ रही है। ठीक है, अब चलो इसे डिकोड कर लेते हैं। तो वास्य तो व्यायाम हो गया, उसे उपना हो गया, गुरु प्रावरण हो गया, क्षुधा हो गया, बहुपान हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया, और उष्ण सदन हो गया, आज से आतप हो गया, और युद्ध से तो युद्ध या आहाव हो गया। क्या मुझे बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। अगर आपको समझ में आ गया तो एक काम करो, यहाँ पर एक चीज लिख लो। बागवट इसको ना भूरी पान कहते हैं, भूरी पान। बहुपान को भूरी पान, भूरी माने भी ज्यादा ही होता है, भूरी पान कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी बातें लिखा देता हूँ यहीं पर, आपको ना बात का क्या इंतजार करना, थोड़ी सी बातें देख लेना। ऊपर वैसे काम चल जाएगा अपना, फिर भी थोड़ी बातें देख लेते हैं। पहली बात ध्यान रखना कि उपना जो है वो चरक और बागवट दोनों ने माना है। ठीक, चरक और बागवट ये दोनों 10 तो मानते ही है, पर बागवट जो है भय को नहीं मानते। ठीक है, सुश्रुत ने क्या किया है, सुश्रुत और संग्रह, या कह सकते हैं सुश्रुत और वृद्ध भागवत। देखो सुश्रुत और वृद्ध भागवत थोड़े से पुराने दोस्त हैं, थोड़े वृद्ध व्यक्ति हैं, तो याद रखोगे ये पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं। यानी कि इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है अधव। अधव मान होता है पैदल चलना, पैदल चलने से पसीना आता है। ठीक है, सुश्रुत ने जो सर भय नहीं निराग्नि, तो क्या माना नंबर में? वो हम बाद में बात कर रहे हैं, सर रुक बागवट ने रुक भय नहीं सही माना कर, ना। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। सुश्रुत ने संख्या कितनी मानी निराग्नि श्वेत की, 8 मानी है। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने 11 मानी है। ओके, अष्टांग हृदय का स्वेदन वाला तुम बुक खोलो जरा, बुक खोलो। अगर किसी बात अष्टांग हृदय हो तो स्वेदन अध्याय की बुक खोलो जरा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ है किसी के पास, खोलो जरा। निवात सदन, अपना दोनों ने ही माना है। जल्दी खोलिए फटाफट। खोल लिया सर। तो बेटा अष्टांग हृदय में निराग्नि श्वेत देखो और 10 के नाम बताओ मुझे। सर निवात ग्रह, आयास, गुरु प्रावरण, भय, उपना, आहव, क्रोध, भूरिपान, क्षुधा और आतप।
दोबारा बोलना फिर से। निवात गृह, आयास, गुरु हम्म। प्रावण, भय, उपना, आहव, तो इसमें तो क्रोध, इसमें भय भूरिपाल। लिखा हुआ है ना, एक मिनट रुको, इसमें तो भय लिखा हाँ हुआ है ना फिर। है। जी सर। एक मिनट, फिर अष्टांग संग्रह 10 माइनस, एक जगह नहीं 2 जगह लिखा हुआ है, ऐसा कर सकता हूँ। श्रुति और सची कुछ कमेंट करना चाहोगे? सर निवात गृह है और उष्ण सदन नहीं है। नहीं, निवात ग्रह तो है ना अष्टांग हृदय में। सर लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, इसमें चरक में, और चरक में उष्ण सदन माना है। हाँ, तो वो बात एक ही होती है। निवात ग्रह का मतलब होता है जहाँ वेंटिलेशन बिल्कुल ना हो, तो ऑटोमेटिक गर्म ही हो जाएगा, उष्ण सदन ही हो जाएगा, ऐसा मान के चल सकते हैं हम लोग, है ना। चूंकि हम निराग्नि श्वेत पढ़ रहे हैं, तो अग्नि तो जला नहीं सकते इसमें, तो निवात ग्रह वाले को उष्ण सदन माना जाएगा। चाहे वेंटिलेशन बंद कर दो, निवात ग्रह माने जहाँ पर बिल्कुल वेंटिलेशन ना हो, और चाहे उष्ण सदन, वो तो बात एक ही हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ वह है और यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है कि नहीं है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। बॉस एक बार इस श्लोक से देख लीजिए, कई बार हिंदी वैसे हाँ हो बेटा, जाती है श्लोक ना। श्लोक जरा मिलेगा, श्लोक पढ़ना जरा आते का। सर सर निवातम गृहमायसो गुरु प्रावणम भयम, उपनः अह क्रोधा बुरीपालम क्षुधा अताप अतप। मैंने भय यहाँ भी दिया हुआ। अच्छा, एक चीज पढ़ना, क्या सागिनी श्वेत जो है अष्टांग हृदय का, क्या उसमें उपना दिया हुआ है? सर मेरी वाली बुक में मतलब पहले 4 डिवीजन करा है, ताप स्वेद, उपनाह, उष्ण स्वेद और द्रव स्वेद। हाँ, फिर ये उसके तो हिसाब ताऊ से दाऊ का इलेक्ट्रिक है, ये शशुधर उसका है बागवट का, लेकिन सागनी वाले में कहीं उपना नहीं दिया हुआ ना। नहीं दिया सर। नहीं है, नहीं है। हम्म, ठीक है। स्वेदन चरक सूत्र स्वेदन, एक चीज और हमारे पास, वो देख लें, लेकिन उसमें भी दिया नहीं होगा, उसमें से चरक ही दिया होता है। एक अपने पास पीडीएफ पड़ी थी ना, कौन सी थी यार, इसमें कहाँ थी वो वाली, एक जो थी ना, ध्यान है मोहित? जी सर। उसमें हो सकता है क्या? हाँ, उसमें भी देख रहा हूँ। अष्टांग, ये है शायद। स्वेदन कौन सा अध्याय है इसमें? सर 17वां। 17वां। इसमें तो केवल ताऊ दाऊ दिया है बस, ताऊ और दाऊ, ताप ऊष्मा द्रव उपना, ताप ऊष्मा, यहाँ देखो बह दिया हुआ है अपना। ठीक 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 ठीक, ओके। बस मुझे कॉन्सेप्ट देखना था, वो मिल गया मुझे। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये लिखना कि जो उपना है ना, ये बागवट ने साग्नि और निराग्नि दोनों में माना है, ठीक है। और सुश्रुत ने केवल साग्नि में माना है, बल्कि निराग्नि में नहीं माना है। और ये हो गया। और चरक का तो आप जानते हो कि चरक ने तो निराग्नि में माना है। एक तो उपना बहुत इंपॉर्टेंट है, उपना से बहुत क्वेश्चन पहले टिप्पणी में भी आते रहे यूजी में, और पीजी में भी आता रहता है क्वेश्चन, तो उसके बाद जितना डिटेल पढ़ पाओ देख लेना, और बाकी जब अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे, और आगे भी आएगा, मेरे नोट्स में आगे आएगा, तब वहाँ देख लेंगे। तो फिलहाल तो 3 पॉइंट इसके याद रखना कि बागवट दोनों में मान के चलते हैं। सुश्रुत देखो, सा से सुश्रुत है, सा से साग्नि है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
और चरक का तो निराग्नि है ही है, हमने पढ़ लिया इसमें। स्ट्रक में आ रहा है बहुगुच्छा है, बहुक्रोधित है, बहु आज युद्ध करेगी, इसमें आ जाएगा अपना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें फिलहाल ये मिटा देता हूँ कि इसको लेके बहुत डाउट हो चुका है, इसको मिटा दो यहाँ से, ठीक है। बस इतना रहने देते हैं, इतना ही लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ओके, तो आज 11:06 हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बॉस कल 1 मिनट, जहाँ पे आपने निराग्नि और स्वाग्नि यूज करा था उससे पहले एक बार पीडीएफ दिखा दीजिए। ये वाला इससे थोड़ा ऊपर, नहीं नहीं थोड़ा नीचे, श्लोक वाला साइड, बस बस। सर अष्टांग संग्रह में एक एक्स्ट्रा कौन सा गाना है? देखो, अष्टांग संग्रह में ना 10 में से एक तो उन्होंने उपनार और ऊषर सदन न मान के उन्होंने निवात सदन, मुहुर मुहुर मद्यपान, बहार हरण, अदब को माना है, ठीक है। लेकिन तुम चक्करों में मत पढ़ो ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन अष्टांग संग्रह 2011 से हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्यों ही फालतू में टाइम वेस्ट करना, ठीक है। इतना ही पढ़ लो पहले, और पढ़ना हो तो अष्टांग संग्रह जाना, लाइब्रेरी में बुक रखिए, पढ़ लेना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने उपना और ऊषर सदन न मान के निवात सदन, मुहुर्मुहु मद्यपान, बहार हरण, अदब को माना, बाकी सेम है चरक जैसा। पता है, जब हम किसी से पढ़ते हैं दोस्तों, तो किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हम किसी टीचर से इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि हमें ये जान सके हमें क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ होता ही है, पर ये जानना बहुत जरूरी क्या नहीं पढ़ना है, चूँकि टाइम है लिमिटेड, हमारा जो मेमोरी है, हमारी चिप लगी है दिमाग में, वो भी लिमिटेड है, हमको बहुत कुछ याद रखना होता है। दूसरों की कही गई कड़वी बातें, दूसरों से बदला लेना, बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा लिमिट में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो मैं हूँ ना, मैं क्यों ही नहीं बताऊँगा, मैं क्यों अपने रिजल्ट से कंप्रोमाइज़ करूँगा। ठीक है, आज में इतना रहने देते हैं, कल से आगे बढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे सारे एक-एक करके साग्नि और निराग्नि स्वेदों की, कि आखिर क्या होता है ऊषर सदन, क्या होता है व्यायाम, क्या होता है जनताक स्वेद, और ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।